हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वाच्य। वाच्य भाषा का एक मुख्य अंग है, परंतु हिंदी भाषा में वाच्य को पढ़ने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि हमें वाच्य पढ़ना क्यों है या इसे हम क्यों पढ़ना चाहिए। हमें वाच्य को पढ़ने से पहले आपको वाक्य को समझना पड़ेगा। किसी भी भाषा में जब हम भाषा की हमें आवश्यकता होती है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। हम जब किसी से अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए एक सदे हुए वाक्य की आवश्यकता होती है। इसी वाक्य के लिए हमें वाच्य की आवश्यकता होती है। वाक्य किससे मिलकर के बनता है? शब्दों से। ये हम सभी जानते हैं, वाक्य किससे मिलकर के बनता है? शब्दों से। तो इन शब्दों का प्रयोग हम व्याकरण के नियमों के अनुसार करते हैं और वाक्य के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला, हमें वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है कर्ता, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरा, हम प्रयोग करते हैं कर्म, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तीसरा, हम प्रयोग करते हैं क्रिया, जिसे हम कहते हैं वर्ब। इस क्रिया पर ही हमारा वाच्य आधारित होता है। तो वाक्य को जानने के बाद कि वाक्य के 3 मुख्य आधार तत्व क्या हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। इसी के ऊपर हमारा वाच्य निर्भर करता है, क्योंकि वाच्य का जो सामान्य अर्थ है वो होता है बोलने का ढंग या अर्थ। हम जो भी बात कहना चाहते हैं उसको किस तरीके से कह रहे हैं, वही तरीका कहलाता है वाच्य। हम सभी जानते हैं जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसका जो आधार होता है वो सबसे ज़्यादा कर्ता और क्रिया पर निर्भर होता है। किसी वाक्य में अगर कर्म नहीं है तो भी हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरणिक रूप से वाच्य जो होता है वह होता है वाच्य एक व्याकरणिक प्रक्रिया है। ठीक है, वाच्य एक व्याकरणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप क्रिया का विषय ज्ञात करते हैं। समझ में आया? वाच्य वह व्याकरणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया का विषय ज्ञात करते हैं। अर्थात आप जो वाक्य कह रहे हैं या जो भी आप अभिव्यक्त करने जा रहे हैं उसमें जो भी क्रिया आप प्रयोग में ला रहे हैं उसका मुख्य विषय क्या है वो हमें कौन बताता है? वाच्य। साधारण अर्थों में इसका जो शब्द है, जो इसका अर्थ है वो होता है वाच्य का कहने का ढंग अथवा तरीका। जो भी बात हम कहने जा रहे हैं उसका तरीका या ढंग क्या है वो क्या कहलाता है? वाच्य। ये तो हुआ वाच्य का सामान्य परिचय। जैसे अब इसको हम आगे देखते हैं। वाच्य हमने पढ़े हैं 3 तरह के होते हैं। हिंदी भाषा में कितनी तरह के वाच्य होते हैं? 3 तरह के। इसके भेदों की तरफ अब हम चलते हैं। तो हमारा जो सामान्य अर्थ हो गया वाच्य का वो हो गया कहने का ढंग। ठीक है स्टूडेंट, भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य,
ये आपने अभी जो मैंने आपको वाक्य के भेद बताए उसमें भी देखा होगा, कर्तरी यानी कर्ता से जुड़ा हुआ वाच्य, कर्म यानी कर्म से जुड़ा हुआ वाच्य, वाक्य जो भी हम वाक्य यूज कर रहे हैं या जो भी हम वाक्य प्रयोग में ला रहे हैं उसमें जिस भी क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर ही इन वाक्यों का निर्धारण किया जाता है। और तीसरा होता है भाववाच्य। ये मुख्यतः जो वाक्य का तीसरा अंग होता है क्रिया, उसी से संबंधित होता है। ठीक है, भाव का अर्थ होता है क्रिया का अर्थ या क्रिया का जो भी मर्म होता है, क्रिया का जो अर्थ होता है उसी को हम कहते हैं भाव। इसको हम बाद में जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे या तब उसको समझेंगे। अभी आप देखिए वाच्य के कितने भेद हो गए, 3। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब इनको उदाहरणों के माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मोहन खाना खाता है। एक साधारण सा वाक्य आपके सामने, मोहन खाना खाता है। ये आपका जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाएगा। इसका वाक्य कहलाएगा ये आपका कर्तृवाच्य का। क्यों? क्योंकि जो भी इसकी विशेषता है वो हम इनको जब बाद में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी आप सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, मोहन खाना खाता है, ये वाक्य किसका है? कर्तृवाच्य का। इसके बाद मोहन से मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये दूसरा वाक्य है, ये कहलाएगा आपका कर्मवाच्य का। ये आपका वाक्य कहलाएगा कर्मवाच्य का। तीसरा जो वाक्य है, मोहन से लिखा नहीं जाता है, ये आपका वाक्य होगा भाववाच्य का। इसका वाक्य होगा भाववाच्य का। तो आपने तीनों उदाहरण देखे। पहला उदाहरण मोहन खाना खाता है, कर्तृवाच्य का उदाहरण। दूसरा उदाहरण मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य का उदाहरण। तीसरा मोहन से लिखा नहीं जाता है, ये आपका भाववाच्य का उदाहरण। अब इसमें अगर हम छांटे वाक्य की जो तीनों भेद मैंने आपको बताए थे, कर्ता कर्म क्रिया, जो 3 अवयव मैंने आपको मुख्य बताए थे वाक्य के, कर्ता कर्म और क्रिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों में कर्ता तो चूंकि मैंने एक सा लिया है इसलिए कर्ता छांटने में आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कर्ता मोहन ही है, यहाँ पर भी कर्ता मोहन ही है और यहाँ पर भी कर्ता मोहन ही है। अब हम कर्म देखें तो यहाँ पर खाना कर्म है, कर्मवाच्य में पत्र कर्म है और भाववाच्य में यहाँ पर कोई कर्म हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ खाता है क्रिया है, यहाँ लिखा जाता है क्रिया है और यहाँ भी लिखा नहीं जाता है क्रिया है। ठीक है, जैसा आप सब लोगों ने देखा, हमें वाक्य के तीनों जो धर्म हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें 3 अवयवों की मुख्यतः आवश्यकता होती है, कर्ता कर्म क्रिया। परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो बिना कर्म के बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया, बिना कर्ता और क्रिया के किसी भी वाक्य की संभावना नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको समझ में आया वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने का ढंग या तरीका। वह वाच्य वह आधिकारिक रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा जो हम अभिव्यक्ति दे रहे हैं उसका मुख्य विषय क्या है, अर्थात जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसकी जो क्रिया है उसका मुख्य विषय क्या है। इसी आधार पर वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसके उदाहरण आपने यहाँ पर देखे। कर्तृवाच्य का उदाहरण मोहन
खाना खाता है। कर्मवाची का उदाहरण मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है और भाववाची का उदाहरण मोहन से लिखा नहीं जाता है। अब हम एक एक वाची को आगे पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। देखिए, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो या तो आपको किसी वाच्य का एक उदाहरण देके और उसका वाच्य परिवर्तित करके पूछ लेता है, या कोई वाक्य देके आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। एक जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा था सिंपल सा कि उसने लिख दिया मोहन पत्र लिखता है। इस सेंटेंस को देकर, इस वाक्य को देकर वो पूछ लेगा कि इसमें कौन सा वाक्य है। हमारे आरपीएससी में मुख्यतः इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम वाक्यों को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला भेद है वाच्य का वो है कर्तृवाच्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्तृवाच्य जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, वाच्य यानी बोलने का ढंग, तरीका, कर्तृ यानी कर्ता, अर्थात कर्ता के अनुसार जो भी बात बोली जाएगी वो किस वाच्य की होगी? कर्तृवाच्य की। ठीक है, तो वह वाक्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो किस वाच्य का होता है? कर्तृवाच्य का। अगर इसकी आधिकारिक रूप से परिभाषा देखी जाए तो इतनी सी ही है, वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। कर्ता के अनुसार किया जाता है, अर्थात कर्ता जिस किसी भी लिंग वचन का होगा उसी के अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इसमें काल कोई भी हो सकता है, लिंग कोई भी हो सकता है, वचन और पुरुष कोई भी हो सकता है। वो जो हम क्रिया प्रयोग करेंगे वो किसके अनुसार प्रयोग करेंगे? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार प्रयोग करेंगे हम? कर्ता के अनुसार। तो इसमें जितना भी बल जाएगा, क्रिया का बल किसके ऊपर पड़ेगा? पूर्ण रूप से कर्ता के ऊपर। देखिए, अगर इनको सिंपल शॉर्ट अगर हम पॉइंट्स में डालना चाहें कि कर्तृवाच्य होता क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट शॉर्ट्स में अगर हम इनको पढ़ना चाहें कि पूरी परिभाषा पढ़ें, उससे बेटर हम शॉर्ट में इसको समझ ले। तो समझिए, पहला जो पॉइंट है वो है क्रिया का मुख्य विषय। क्रिया का मुख्य विषय कर्तृवाच्य में क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, क्रिया का मुख्य विषय कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता। क्या होगा? कर्ता। क्योंकि यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्तृवाच्य। यहां पर क्रिया किसके अनुसार निर्धारित हो रही है? कर्ता के अनुसार। तो क्रिया का मुख्य विषय क्या हो जाएगा यहां पर? कर्ता। ठीक है, दूसरा, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? भाई सिंपल सी चीज है, हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। जितनी भी फुटेज है, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर इस वाच्य में किसके ऊपर निर्धारित होती है? कर्ता के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए इसका। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस वाच्य में याद रखिएगा, इस वाच्य में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। इस वाच्य के अंदर कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वाक्य हम बिना कर्म के भी बना सकते हैं, परंतु बिना कर्ता या क्रिया के किसी भी वाक्य की संभावना हो नहीं सकती। तो इसीलिए इसमें भी एक नियम है, कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ अनिवार्यता नहीं है कर्म की। ठीक है, कर्म होगा तभी कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, ऐसा
नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके एग्जाम्पल में देखा था या उदाहरण में देखा था कि मोहन खाना खाता है, वहां पर कर्म था, लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा जाता कि मोहन खाता है तो वो भी कर्तृवाची का वाक्य होता। ठीक है, चौथा बिंदु आप देखें, महत्वपूर्ण बिंदु, क्रिया का मुख्य विषय क्या हो गया, कर्ता। दूसरा क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, इस वाक्य में कर्म की अनिवार्यता नहीं होती है। चौथा, क्रिया किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम वर्तमान काल का ही प्रयोग करेंगे या भूतकाल का ही प्रयोग करेंगे, मतलब काल के जो तीनों रूप हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, उसमें ये वाक्य प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें जो क्रिया होगी उसका, क्रिया का लिंग, वचन, ठीक है, किसके अनुसार निर्धारित होगा, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार निर्धारित होगा, कर्ता के अनुसार। जैसा कि मैंने कहा, वाच्य कहने का ढंग, क्योंकि हम एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, अब कहने का ढंग हम जो भी कहना चाहते हैं यहाँ पर वो क्रिया से जुड़ा हुआ है। जो भी वाक्य हम कहना चाह रहे हैं उस क्रिया का मुख्य विषय क्या है, हम किस ढंग से उस वाक्य को कहना चाह रहे हैं, उस क्रिया को प्रयुक्त करना चाह रहे हैं या पेश करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी उसका लिंग, वचन, पुरुष, काल सब किसके अनुसार निर्धारित होता है, कर्ता के अनुसार। समझ में आ गया ये जो पॉइंट, कर्तृवाच्य वह वाक्य जिसमें या वह वाच्य जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। अगर इनको हम सिंपल शॉर्ट पॉइंट्स में समझना चाहें तो क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होगा, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा, कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, कर्म हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता, क्रिया किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है, चाहे वो वर्तमान काल में हो, चाहे वो भूतकाल में हो, चाहे वो भविष्य काल में हो। क्रिया के लिए हम जिस लिंग वचन का प्रयोग करेंगे वो भी किसके अनुसार प्रयोग की जाएगी, कर्ता के अनुसार। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। तो आगे देखिए, ठीक है, कर्तृवाच्य उदाहरण देखिए इसके, मैं आपको दोनों उदाहरणों का समझा देती हूँ कि कैसे इसमें क्रिया चेंज हो सकती है कर्ता के अनुसार, क्योंकि इसमें जितना भी बोझ है या जितना भी भार पड़ रहा है वो किसके कंधे पर पड़ रहा है, कर्ता के कंधे पर। तो इसका उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चा खेलता है। इसमें आपके सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको मुख्य 5 पॉइंट लिखे हैं और सारे पॉइंट्स आपके इन उदाहरणों में क्लियर हो जाएंगे, सारा स्पष्टीकरण आपका इसमें आ जाएगा। बच्चा खेलता है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे वाक्य के तीनों अवयवों को, छांटिए। जो मैंने आपको कहा था वाक्य के 3 अवयव, कर्ता, कर्म, क्रिया, यहाँ पर छांटिए। तो बच्चा तो क्या हो गया हमारा, कर्ता। भाई क्रिया को करने वाला कौन है यहाँ पर, कर्ता। तो खेल कौन रहा है, बच्चा। तो कर्ता कौन हो गया हमारा, बच्चा। और जैसा कि आपको दिख रहा है खेलता है, ये क्या है हमारी क्रिया, क्या है, क्रिया। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखवाया था, यहाँ कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस वाक्य में कोई भी कर्म नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चा खेलता है, ये हो गई आपकी वर्तमान कालिक क्रिया। किस काल की क्रिया हो गई आपकी, वर्तमान काल की क्रिया। ठीक है,
अब जो लास्ट पॉइंट है भाई, किस कर्ता वो क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्ता के अनुसार। ठीक है, मुख्य विषय क्या है यहाँ पर, कर्ता। खेल कौन रहा है, बच्चा। क्रिया किसके हिसाब से प्रयोग हो रही है, कर्ता के हिसाब से। तीसरा पॉइंट, कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, वो भी हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरा कि जो हमारी क्रिया है वो किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है, तो हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कौन सा काल है, वर्तमान काल। आगे हम दूसरे कालों का भी उदाहरण लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा काल है हमारा, वर्तमान काल। अब पांचवा पॉइंट कि क्रिया हमारी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है, वो देखिए। बच्चा क्या है, सिंपल शब्दों में या सामान्य शब्दों में हम ले तो बच्चे को हम क्या मान सकते हैं, पुल्लिंग। बच्चे को क्या मान सकते हैं हम, पुल्लिंग। बच्चा क्या ले लिया हमने, पुल्लिंग। तो ये जो पुल्लिंग इसको माना, तो ये क्रिया भी हमारी किसके अनुसार प्रयोग हुई है, पुल्लिंग के साथ। खेलता है, यहाँ पर हमने खेलती है नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम यहाँ खेलती लगाते तो इसके लिए हमें कर्ता क्या लगाना पड़ता, बच्ची। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमारा कर्ता पुल्लिंग है और वो कर्ता कैसा है, एक वचन का कर्ता है। कैसा है, एक वचन का कर्ता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों ही एक वचन पुल्लिंग की प्रयोग में लाई गई हैं। इसकी एक वचन पुल्लिंग की प्रयोग में लाई गई हैं। ठीक है, समझ में आया। बच्चा खेलता है, कर्ता और क्रिया दोनों ही किस रूप के हैं, एक वचन पुल्लिंग के। अब थोड़ा सा संशय हो सकता है, इस संशय को हम दूसरे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं, आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैं लिख रही हूं, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है हमारी हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं और दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन एक वचन और द्विवचन। तो बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर आप निकालेंगे वाक्य के अवयव, तो बच्चे क्या हो जाएगा, वापस से कर्ता, और खेलते हैं क्या हो गया, हमारी क्रिया। ठीक है, क्रिया का काल क्या है, वर्तमान काल। क्रिया का काल क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, अगर इस वर्तमान काल को अगर हम चेंज करना चाहें, बच्चे खेलते थे, तो क्या ये वाक्य हो सकता है, क्या ये वाक्य हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। बच्चे खेलते थे, यहाँ पर हमारी क्रिया यहाँ से हट करके ये हमारी क्रिया हो जाती है भूतकाल। तो देखा आपने, इस सेंटेंस को या इस वाक्य को किसी भी काल में अगर हम बोलें कि बच्चे खेलेंगे, तो भी इस वाक्य में कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्रिया किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि पहले उदाहरण में कर्ता और क्रिया किसके थे, एक वचन पुल्लिंग के। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कर्ता है हमारा वो क्या है, किस वचन का है, बहुवचन का। किस वचन का है, बहुवचन का। अब लिंग हमारे पास दो ही होते हैं, अगर हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग करते तो हम लिखते बच्चियां खेलती हैं, तो यहाँ पर बच्चियां शब्द का प्रयोग तो किया नहीं गया है, शब्द हमारे पास क्या है, बच्चे। तो इसके लिए हमारे पास क्या लिंग बचा, पुल्लिंग। तो जब हमारा कर्ता किसका है, बहुवचन पुल्लिंग का, तो हमारी क्रिया भी किसकी प्रयोग होगी, कर्ता के अनुसार बहुवचन पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग होगी, और वही क्रिया हमने यहाँ पर प्रयोग की है, खेलते थे। तो इसका अर्थ है इस वाक्य में कर्ता व क्रिया दोनों किस रूप में मौजूद हैं, बहुवचन पुल्लिंग में। समझ में आया आपको। ठीक है, मैंने आपको कहा क्रिया का मुख्य विषय क्या होगा, कर्ता क्रिया का जितना भी भार पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर। खेलता है, कौन खेलता है, बच्चा। तो क्रिया का जितना भी संबंध है वो किससे स्पष्ट हो रहा है,
बच्चे से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था क्रिया में कर्तृवाची में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको बिना कर्म वाले ही 2 उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में कहीं पर भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्म वाले वाक्य भी आपको आगे बता रही हूँ, बट पहले इनका स्पष्टीकरण ले लीजिए कि यहाँ पर बिना कर्म वाले वाक्यों का मैंने प्रयोग किया है इनमें। फिर तीसरा हमारा था कि जो क्रिया है वो किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है। तो पहले में मैंने आपको वर्तमान काल की क्रिया दी, लेकिन दूसरे में मैंने आपको वर्तमान काल की क्रिया से इसको भूतकाल की क्रिया में चेंज करके या परिवर्तित करके भी दिखाया, तो हमारे वाक्य पर कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है कि क्रिया किसी भी काल में प्रयुक्त हो सकती है, वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। पांचवा, क्रिया का जो भी वचन और लिंग होगा वो किसके अनुसार निर्धारित होगा? कर्ता के अनुसार, जो कि मैंने आपको एक वचन पुल्लिंग और बहुवचन पुल्लिंग के उदाहरण से समझा दिया। ये क्लियर हो गया। अब हम कर्म वाला एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं, वो भी आपका समझ में आ जाएगा, वो भी आपको। ये देखा, अब देखिए, राम खाना खाता है। ये दोनों ही उदाहरणों में आपको बाकी की 2 चीजें हैं वो भी समझ में आ जाएंगी, वो भी क्लियर हो जाएंगी। रमा खाना खाती है। मैं यहाँ पर काल परिवर्तित नहीं कर रही हूँ, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल का ही प्रयोग कर रही हूँ। काल मैंने परिवर्तित नहीं किया, वो काल वाला एग्जाम्पल या काल वाला उदाहरण मैंने आपको पहले वाले सेंटेंसों में दे दिया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कर्म वाली चीज और एक पुल्लिंग वाली चीज समझा रही हूँ कि मेरा पहला उदाहरण है राम खाना खाता है, ठीक है। हम वापिस से वाक्य के अवयव छांटते हैं। यहाँ पर तो राम कर्ता, यहाँ पर रमा कर्ता, ठीक है। क्रिया क्या हो गई? दोनों में ही सेम है, खाता है और यहाँ खाती है, ठीक है। कर्म खाना खाना दोनों ही क्या हो गए? कर्म हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? वाक्य के तीनों अवयव यहाँ मिल गए, जो कि ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। तो पहला सेंटेंस मैंने आपको जो पहले उदाहरण दिए थे उनमें कर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कर्म भी मौजूद है, ठीक है। तो क्रिया क्या है? खाता है। कौन खा रहा है? राम। तो क्रिया का पूरा भार किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। यहाँ खा कौन रहा है? रमा। तो क्रिया का जितना भी भार है दूसरे उदाहरण में किसके ऊपर पड़ रहा है? रमा के ऊपर। तो समझ में आ गया, क्रिया का पूरा भार किसके ऊपर है? कर्ता के ऊपर। तो किसका वाक्य हुआ? कर्तृवाची का। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता क्या, किस लिंग का कर्ता है? पुल्लिंग, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, राम, ठीक है। और राम क्या है? एक वचन, एक वचन का कर्ता है, ठीक है, क्लियर। तो पुल्लिंग एक वचन के कर्ता का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर क्रिया भी उसी के अनुरूप खाता है, एक वचन पुल्लिंग की क्रिया का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ देखिए, खाती कौन है? रमा। कौन खाती है? रमा। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। रमा स्त्रीलिंगवाची शब्द है और चूंकि वो भी एक वचन का प्रयोग है तो यहाँ पर हमारी जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग एक वचन और खाती है, इस कारण से यहाँ पर भी हमें एक वचन स्त्रीलिंगवाची क्रिया का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो जैसे हमने स्पष्टीकरण पहले वाक्यों में लिखा था, वहाँ यहाँ पर भी देखिए, कर्ता व क्रिया दोनों एक वचन पुल्लिंग, ठीक है। और यहां कर्ता व क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है। समझ में आया? कर्म वाली चीज आपके समझ में आ गई। लिंग वचन के अनुसार कैसे क्रिया प्रयोग में आएगी वो आपके समझ में आया। कर्ता के अनुसार कैसे क्रिया चेंज होगी वो आपके समझ में आया। पांचों पॉइंट आपके क्लियर। फिर से दोहराती हूँ, कर्तृवाच्य वह वाक्य जिसमें क्रिया का संपूर्ण भार कर्ता पर पड़े और क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो? कर्ता के अनुसार, ठीक है।
दूसरी चीज, इसमें कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता है, कर्म हो भी सकता है जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा, और कर्म नहीं भी हो सकता है जिसका एग्जाम्पल हमने पूर्व में देखा। ठीक है, कर्ता पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन कैसा भी हो सकता है, जिसके मैंने आपको सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण यहाँ पर दे दिए। आगे हम चलते हैं हमारे दूसरे भेद की ओर। अभी हमने पढ़ा था पहला भेद अपना कर्तृवाच्य, अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा भेद।